थोड़ी ही समय में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहब भी आ रहे हैं। उसके पश्चात कार्यक्रम का शुरू किया जाए। आज के 70 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश का जो नाम यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, 24 जनवरी सन 1950 को उत्तर प्रदेश के दिवस के नाम से जाना जाने लगा। सबसे पहले सत्कार का कार्यक्रम आरंभ किया जाता है। सर्वप्रथम भारत सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यपाल परम आदरणीय श्री राम नाईक जी का सत्कार, हमारे बीच में महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री जयप्रकाश ठाकुर जी पुष्पगुच्छ और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित करेंगे। आदरणीय श्री जयप्रकाश ठाकुर जी। उसी तरह से हमारे बीच में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी का सत्कार हमारे नगर सेवक आदरणीय श्री विनोद मिश्र जी पुष्पगुच्छ और मोमेंटो दे के करेंगे। इसी प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी का सत्कार हमारे आरयू सिंह जी पुष्पगुच्छ और मोमेंटो दे करके करेंगे। मित्रों, आप लोगों को मालूम होगा कि 1989 से मुंबई जैसे शहर में उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में हमेशा से सतत हर वर्ष 24 जनवरी के दिन में जो आयोजन यहाँ मुंबई में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उसकी जो स्थापना के मुंबई में कार्यक्रम को करने के लिए आदरणीय श्री अमरजीत मिश्र को यहाँ पर सत्कार किया जाएगा। उनका सत्कार मैं स्वतः शिवाजी की मूर्ति और पुष्पगुच्छ दे के करना चाहता हूँ। गति से चलो भाई। इसी कड़ी में मैं आग्रह करता हूं कि हमारे आरयू सिंह अपना प्रस्ताविक भाषण देंगे। हम सबके आदरणीय उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माननीय राम नाईक जी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और दिल्ली में महाराष्ट्र का संदेश, महाराष्ट्र की आवाज़ लेकर जाने वाले हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री विनोद तावड़े जी, वर्षों से उत्तर भारतीय दिवस मनाने की जिन्होंने शुरुआत की, ऐसे हमारे साथी अमरजीत मिश्रा जी, श्री जयप्रकाश ठाकुर जी, आर.डी. यादव जी, उपस्थित बहनों और भाइयों, हजारों लोग लिंक पर जुड़े हैं। 1950 में इस देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को। उससे 2 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में जो यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, संयुक्त प्रांत, उसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया। और उस समय पंडित गोविंद वल्लभ पंत
वहाँ के मुख्यमंत्री थे। अब मैं बता दूं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का नाता कितना पुराना है कि जिनके पूर्वज महाराष्ट्र से थे, वैसे पंडित गोविंद वल्लभ पंत को हमने उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया। यह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के गौरवशाली संबंधों को परिभाषित करता है। भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश कल तक एक बीमारू राज्य कहा जाता था। जो इस देश में 4-5 सबसे पीछे रहने वाले राज्य थे, उसमें भी बीमारू लास्ट में उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश अपना एक नया कलेवर में आ चुका है और इसके लिए लगातार जो संघर्षों का इतिहास है, उत्तर प्रदेश का आज़ादी की लड़ाई हो या उसके प्रति हमेशा उत्तर प्रदेश आगे रहा है। और आपको बता दूं कि जब इस देश में छोटे छोटे प्रांत बनाए जा रहे थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि उत्तर प्रदेश को भी 2 भागों में बांट दिया जाए। लेकिन उस समय भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था, हम राम और कृष्ण की धरती को कम से कम मैं जब तक जिंदा हूं बंटने नहीं दूंगा। इसलिए आज इतना बड़ा उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो दूसरे मुख्यमंत्री हुए, क्योंकि सरदार पटेल जी के दुखद देहांत के बाद गृह मंत्री बनकर पंडित गोविंद वल्लभ पंत दिल्ली गए। दूसरे जो मुख्यमंत्री हुए आदरणीय संपूर्णानंद, बहुत बड़े साहित्यकार थे। और आज जो हिंदी का स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश हो या सारा देश हो, कम से कम प्रशासनिक क्षेत्र में जो हिंदी का बोलबाला है, अगर उसके लिए सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने किया था। ऐसे ऐसे लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और उत्तर प्रदेश का यह भी सौभाग्य था कि उसके 2 मुख्यमंत्री बाद में इस देश के प्रधानमंत्री बने। और दोनों अपने ईमानदारी के लिए, अपने राजपुरोहित जी आई, अपनी ईमानदारी के लिए, अपने कुशल प्रशासन के लिए जाने जाते थे। ऐसे स्वर्गीय बीपी सिंह जी और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी थे। उत्तर प्रदेश तब से आज तक बहुत लंबी छलांग लगा चुका है। और जब माननीय राम नाईक जी वहाँ के राज्यपाल हुए, देवेंद्र जी रामभाऊ के बारे में कहा जाता है कि वे कहूँ कि नहीं कहूँ कि उत्तर भारतीयों के नेता माने जाते थे। और संयोग देखे, रामभाऊ का उत्तर प्रदेश के लोगों, बिहार के लोगों के प्रति इतना स्नेह भाव रहता है कि वो राज्यपाल भी बने तो सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने। यह ईश्वर की एक करामात कहिए। और उन्होंने जिस तरह उत्तर प्रदेश में काम किया, जिसको सेशन को जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त कैसा होना चाहिए, तो टीएन सेशन जैसा होना चाहिए। और इस देश में राज्यपाल कैसे होने चाहिए, तो माननीय राम नाईक जैसे होने चाहिए। भाई और बहनों, 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ से सांसद बने और वहीं से उत्तर प्रदेश का भाग्य एक नए रूप में दुनिया को दिखने लगा है। आप शायद यहाँ रहते हैं, लेकिन हमारा काशी, उसको किस तरह से एक नए कलेवर में हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। लेकिन उसमें फिर मैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के संबंधों को रेखांकित करना चाहता हूँ कि ये जो बाबा विश्वनाथ का धाम बना है 10 एकड़ में, उसमें जो मूर्ति लगी है राजमाता अहिल्याबाई होलकर की लगी है। काशी अविनाशी है, काशी कभी समाप्त नहीं होगी। और जब तक काशी है तब तक अहिल्याबाई होलकर जी की वहाँ मूर्ति है। उसी तरह से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का संबंध कभी खत्म नहीं होगा। उसकी सहृदयता, उसकी प्रगाढ़ता हमेशा बरसों बरस तक बनी रहेगी। भाई और बहनों, 2017 में लगभग 5 वर्ष पहले योगी जी जब मुख्यमंत्री हुए, तब कहा जाता था उत्तर प्रदेश अराजकता की जगह, जंगल राज की जगह। और लगता था लोगों को आज उत्तर प्रदेश के लोग जो यहाँ पूर्वांचल के लोग हैं, इसलिए कि वहाँ के कुशासन के कारण यहाँ आए हैं। लेकिन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश बदल गया है।
बदल रहा है और नए नए रूप में वहाँ की कानून व्यवस्था को जिस तरह से योगी जी ने नियंत्रित किया है, वहाँ की अर्थव्यवस्था को जिस तरह नियंत्रित किया है, वहाँ के लोगों को, बेघर लोगों को, 43 लाख लोगों को घर दिया है। पहले आप सड़क पर रात को तो चल ही नहीं सकते थे। वहाँ के जो आतंकवादी कहिए, अपराधी कहिए, माफिया कहिए, पुलिस वहाँ के मंत्री को सैल्यूट करे न करे, लेकिन इनका जब कारवां निकलता था, इनका जब कानवाय निकलता था गाड़ियों का, तो पुलिस खड़े होकर सैल्यूट करती थी। आज उत्तर प्रदेश इन सारी विसंगतियों से बाहर आकर के इस देश में एक प्रगत राष्ट्र के रूप में, जो बीमारू राज्य जो है, आज एक संतुलित स्वस्थ राज्य के रूप में उसको लोग देखने लगे हैं। 24 जनवरी का ये हमारे लिए एक पर्व की तरह है उत्तर भारतीयों के लिए, और इसको मुंबई में मनाने की शुरुआत श्री अमरजीत मिश्र जी ने की थी। कुछ भी आया बाद में, विनोद जी, इनका देख करके लोगों ने उत्तर भारतीय दिवस मनाना शुरू किया। और कैसे मनाना शुरू किया? लाठियां बांटने का और अनलगर भाषण करने का और अलग अलग समुदाय के बीच में नफरत पैदा करने का। लेकिन हमारे अमरजीत ने कभी भी लाठी नहीं बांटी, कभी ऐसा दुर्भावना की भाषा नहीं बोली। उन्होंने पुरस्कार बांटा, लोगों को स्नेह बांटा, और यही कारण है कि बीच में जो बुलबुले आए थे वो समाप्त हो गए। लेकिन अमरजीत मिश्रा का आज तक यह उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का कार्यक्रम चालू है, इसीलिए आज उनका हमने स्वागत भी रखा है। आज हम मुंबई के सारे उत्तर भारतीयों को, महाराष्ट्र के उत्तर भारतीयों को हम कहते हैं, देखिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, यह त्रिमूर्ति हमारे सामने बैठी है। राम भाऊ का तो कहा ही, देवेंद्र जी, प्रमोद महाजन जी के बाद देवेंद्र जी एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो 10,000 उत्तर भारतीयों के बीच में आकर चोखा बाटी खाया। और उन्होंने वो गीत बोला, मैं उत्तर भारतीयों, हाँ, नज़र के सामने जिगर के पास उत्तर भारतीय हमारे रहते हैं। वह भी नेतृत्व हमारे पास है, और श्री विनोद तावड़े जैसा नेतृत्व है जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो हैसियत है वो बढ़ती जाएगी। और विनोद जी भी, प्रमोद महाजन जी महामंत्री हुए थे, आज विनोद जी हुए हैं। प्रमोद महाजन जी तो उत्तर भारतीयों के सच में दिल में ही रहते थे। विनोद जी भी उत्तर प्रदेश के लिए और काम करेंगे, यह आशा करते हुए सभी लोगों को उत्तर प्रदेश दिवस की बधाई देते हुए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। मित्रों, अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहब को किसी विशेष कार्य में जाना है, इसलिए वो पहले अपना वक्तव्य देंगे। आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहब। आज के इस समारोह के अध्यक्ष हम सभी के परमादरणीय और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रामभाऊ नाईक जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय विनोद तावड़े जी, मंच पर उपस्थित राज पुरोहित जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश दिवस की मुंबई में शुरुआत की, ऐसे हमारे भाई अमरजीत मिश्र जी, जयप्रकाश ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता आर्यूष सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे विनोद मिश्रा जी, जयप्रकाश सिंह जी, हमारे आरडी यादव जी, और चूंकि मेरे पीठ को आँख न होने के कारण मुझे जितने दिखाई पड़े उनका ही नाम ले रहा हूँ। बचे हुए हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उत्तर प्रदेश जो अब उद्यम प्रदेश बन रहा है, इस प्रदेश को और इस प्रदेश के सभी निवासियों को भी
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे भाई अमरजीत मिश्र जी ने महाराष्ट्र में मुंबई में उत्तर प्रदेश दिवस को मनाने का एक सिलसिला जारी किया और धीरे धीरे उसने एक विराट स्वरूप भी लिया। इस बार तो कोविड के कारण हम लोग छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन पिछले समय जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के उपस्थिति में इस दिवस को हमने मनाया तो वहां पर मानो समूचा उत्तर प्रदेश सिमट कर आया था और मुंबई में रहने वाले हमारे सारे उत्तर भारतीय और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए लोग वहां पर उपस्थित थे। और उत्तर प्रदेश दिवस का यही महत्व, उत्तर प्रदेश में जिन्होंने प्रस्थापित किया उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय रामभाऊ नाईक। अभी अभी आर्यू सिंह जी महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का रिश्ता बता रहे थे। हमारे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका राज्याभिषेक करने हमको उत्तर प्रदेश की ओर ही देखना पड़ा था और उत्तर प्रदेश के गागा भट्ट ने उनका राज्याभिषेक किया और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से धीरे धीरे मराठा साम्राज्य पूरे देश में मुगलों को समाप्त करके उनसे लड़ते हुए फिर एक बार हिंदू पदपादशाही को पुनर्स्थापित करने में कामयाब रहा। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो रिश्ता है, या फिर हम सारे के सारे लोग भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण जी को इसलिए मानते हैं कि इस देश को एकात्म करने का काम अगर किसी ने किया होगा तो प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण ने किया। और उनकी जन्मभूमि जहाँ पर हो, और मैं तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हम सबके मन में जो था कि रामलला का मंदिर भव्य बने, दिव्य बने, उसको एक प्रकार से हमारे सपन को सच करने का काम मोदी जी ने किया और वो सुंदर और भव्य राम मंदिर आज वहां पर बन रहा है। हमने अभी अभी काशी विश्वनाथ में भव्य काशी, दिव्य काशी भी देखी और मैं ऐसा मानता हूं कि अंग्रेजों के मुगलों के आक्रमण के बाद पूरे देश में जिस प्रकार से हमारे आस्था के स्थलों को खंडित और विखंडित किया गया था, उसको पुनर्स्थापित करने का काम उस समय अहिल्याबाई होळकर जी ने, जिनको हम राजमाता कहते, ऐसे हमारी अहिल्याबाई होळकर जी ने किया था। और उसके बाद आज 21वीं सदी में फिर एक बार उसी काम को अंजाम अगर किसी ने दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। इसलिए ये जो रिश्ता आर्यू सिंह जी आपने कहा, मैं ऐसा मानता हूं ये बहुत ही गहरा रिश्ता है। और आज हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने एक नया कदम रखा है, उत्तर प्रदेश एक औद्योगिक राज्य भी बन रहा है। आज गांव-गांव इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा है, प्रगति के सारे सोपान पादक्रांत करने वाला राज्य आज उत्तर प्रदेश बन रहा है और हमको खुशी है। देश का कोई भी राज्य तरक्की करे तो हमको उसकी खुशी है और इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए हम बहुत बहुत
शुभकामना व्यक्त करते हैं। और मुझे इस बात का भी बहुत गर्व है कि हमारे उत्तर प्रदेश के बेटे बेटियां इस मुंबई शहर में आए, इस महाराष्ट्र में आए, तो महाराष्ट्र और मुंबई ने भी उनको गले लगाया और उन्होंने भी महाराष्ट्र की संस्कृति को, महाराष्ट्र की परंपरा को अपने गले से लगाया। अब तो ये सारे भले ही उत्तर प्रदेश से एक ज़माने में आए हो, लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि ये मराठी उत्तर भारतीय है। इस प्रकार से हमारी संस्कृति को संजोने का काम यहाँ पर हुआ है। और एक बड़ा सुंदर संगम हमको देखने को मिलता है उत्तर और पश्चिम की संस्कृति का। पश्चिम यानी पश्चिम नहीं, पश्चिम भारत की बात मैं करता हूँ, हमारे मुंबई में, हमारे महाराष्ट्र में। और इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस पर महाराष्ट्र में बसने वाले हमारे सभी बहनों और भाइयों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा विश्वास है अभी चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है। इस चुनाव में फिर एक बार मोदी जी और योगी जी को आशीर्वाद मिलने वाला है। और इस आशीर्वाद के बाद जो हर उत्तर भारतीय के स्वप्न का उत्तर प्रदेश है, उसकी शुरुआत तो इन 5 सालों में हो गई, अगले 5 सालों में वो पूरा होता हम लोग देखेंगे। और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो इस कार्यक्रम में माननीय रामभाऊ है, इसलिए मैंने पूर्ण समय रुकना चाहिए था, किंतु कुछ और जिम्मेदारियां हैं और इसलिए वहां पहुंचना है। इस दृष्टि से मैं यहां से जाने वाला हूं। फिर एक बार आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सब लोग बैठे रहिए। अभी हमारे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री जयप्रकाश ठाकुर संक्षिप्त में अपने विचार रखेंगे। आदरणीय राम नाईक जी, मेरे मित्र विनोद तावड़े जी, अखिल भारतीय महामंत्री अमरजीत जी, आर्यू सिंह जी, आरडी जी, राजपुरोहित जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, आज राम नाईक जी और विनोद जी हम सबके बीच में हैं। वो अपना विषय रखेंगे। मैं भी उत्तर प्रदेश दिवस पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। निश्चित तौर से देवेंद्र जी ने जो बातें कही हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के काम के बारे में हो, निश्चित हम उस उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव में जो जो भी काम पार्टी हम सबको देगी उसमें हम सब लोग सम्मिलित होंगे। वहाँ चुनाव में जाना है। विनोद जी के नेतृत्व में हम लोग, विनोद जी से वही बात हो रही थी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में। तो निश्चित योगी जी उत्तर प्रदेश में और देश में मोदी जी के नेतृत्व में देश जो प्रगति कर रहा है उसमें हम सब मिलकर वहाँ हाथ बटाएं। मैं उत्तर प्रदेश दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। हमारे बीच में श्री सुरेश शुक्ला जी आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर इन्होंने एक गीत जो लिखा हुआ है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव के संदर्भ में। चलत उपयोगी बा जनता में योगी योगी 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 बा। उत्तर प्रदेश के लोग कहें, उत्तर प्रदेश के लोग कहें नेता हमार कर्मयोगी बा।
कहीं घूस घास के नाम नहीं आवत बा पैसा खाते में। चोरन गुंडन बदमाशन के जान भइल बायावत में। सुख शांति और खुशहाली से, सुख शांति और खुशहाली से माहौल भइल में योगी बा। जनता में योगी योगी बा, जनता में योगी योगी बा। केहू भूखा सोवे पावे ना। हेलो, अभी हमारे बीच से आदरणीय श्री राज पुरोहित जी, जिन्होंने अपनी अध्यक्षता में उत्तर भारतीयों में एक नई जान फूंका, उनसे निवेदन करता हूं को अपने विचार रखेंगे। परम आदरणीय राम नाईक जी, आदरणीय विनोद जी, आदरणीय अमर मिश्रा जी, आदरणीय आरू सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, सभागृह में उपस्थित भाई और बहनों, आज उत्तर प्रदेश दिवस के निमित्त आप सबको शुभकामना देता हूं और पूरी आशा रखता हूं, पूरा विश्वास रखता हूं कि पिछले 5 सालों में परम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश का इतिहास बना है, जो एक नया नक्शा बना है, वो आने वाले समय में भव्य नक्शा बनेगा। फिर से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, योगी जी मुख्यमंत्री जी होंगे और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और उसका उद्घाटन होगा। इसी आशा के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। अभी हमारे बीच में यद्यपि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस परम आदरणीय पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी के द्वारा 2018 में मनाया गया, परंतु मुंबई जैसे शहर में उत्तर प्रदेश दिवस 1889 से आदरणीय श्री अमरजीत के मिश्र के नेतृत्व में हम सब लोग मिल कर के मुंबई में मनाते रहे हैं। इस मंच से उत्तर प्रदेश दिवस में बहुत सारे कलाकार रहे, आज वो बड़े बड़े पार्टी के पदों पर हैं, सांसद हैं। मैं निवेदन करता हूं कि अमरजीत भाई अपने विचार रखेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय राम नाईक जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विनोद तावड़े जी, हम सबके बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आर्यो सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी मुंबई के पूर्व अध्यक्ष राज पुरोहित जी, जयप्रकाश सिंह जी, मुंबई महानगर पालिका में पक्ष नेता भाई विनोद मिश्रा जी, आरडी यादव जी, विनय त्रिपाठी जी, संतोष पांडे जी, वरिष्ठ नेता चित्रसेन सिंह जी, दीप नारायण मिश्र जी, मनोज सिंह जी, बहनों और भाइयों, देश नहीं पूरी दुनिया में इसका सीधा प्रसारण लोग देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में कौतूहल तो लोगों के बीच में है ही। ये उत्तर प्रदेश जो कल तक विवादों में रहता था, ये उत्तर प्रदेश जहां पर माफियाओं के आगे कानून सजदा किया करता था, व्यवस्थाएं वही हैं, लोग भी वही हैं, लेकिन इच्छा शक्ति का मजबूत व्यक्ति उत्तर प्रदेश में 2017 में आ गया। और फिर आप देखते हैं कि आस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इंडस्ट्री तक,
स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक सारी व्यवस्थाएं बदली। हम लोग देखते थे कि स्वास्थ्य की सेवाएं उत्तर प्रदेश में चरमरा गई थी। लोग मुंबई की तरफ दौड़ कर आते थे, दिल्ली जाते थे, कोलकाता जाते थे। एक नहीं, दो एम्स उत्तर प्रदेश में खुल गया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की लोगों की तरफ से उनका आभार मानता हूं कि गोरखपुर में तो खुला ही खुला, लेकिन एम्स वहां भी खुला जहां के लोग कांग्रेस में अपनी आस्था व्यक्त करते थे। रायबरेली में वहां भी एम्स खोला गया और इसलिए उत्तर प्रदेश का एक नया चित्र हम सबको देखने को मिल रहा है। पहले भी बुलडोजर थे, पहले भी कानून व्यवस्था थी, लोग थे, पुलिस थी, लेकिन एक्शन में नहीं थी और एक्शन में आई। दरअसल आज आदरणीय रामभाऊ नाईक जिनकी चर्चा हो रही थी, तो आरयू सिंह जी ने कहा, मैं कहता हूं 2014 में जब रामभाऊ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनकर गए, जयप्रकाश ठाकुर जी, तो लोग कहने लगे कि वहां के मुख्यमंत्री उस समय अखिलेश यादव हुआ करते थे, लेकिन रामभाऊ इतने सक्रिय थे कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में कहा जाने लगा था कि ये राज्यपाल नहीं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। इतनी ज्यादा सक्रियता, इतना ज्यादा संवाद, लोगों से मिलना जुलना था और हर विषय पर उनकी आक्रामकता थी। जन सामान्य की सुविधा दिलाने के लिए शिद्दत से उनकी कोशिश थी और इसलिए रामभाऊ उत्तर प्रदेश में आज भी याद किए जाते हैं। मैं उनके प्रति आभार मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध था, बड़ा लंबा नाम था। उसको जब संक्षिप्त करने की कोशिश की गई तो वो भौगोलिक रूप से उत्तर में था, इसलिए उत्तर प्रदेश पड़ा। उत्तर प्रदेश पड़ा तो, लेकिन 1950 से लेकर 2017 तक किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगी। किसी ने इसका स्थापना दिवस मनाने की कोशिश नहीं की। रामभाऊ ने 2014 में जब जाने के बाद उन्होंने अखिलेश यादव से भी कहा, लेकिन बात नहीं बनी। 2017 में आदरणीय योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस शुरू हुआ। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश को क्या फायदा हुआ। इस देश में कोई राज्य सरकार ने अगर कहीं कोई चीज शुरू की थी उत्तर प्रदेश पर, उत्तर प्रदेश दिवस पर, तो किया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोडक्ट है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर दिए जाने की कोशिश की जाएगी। वो सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल था जो बासमती को मात देता था, मुरादाबाद के बर्तन थे, तो भदोही की कालीन थी। ऐसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग विशेषता थी। उन सामान्य से सामान्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम इसी उत्तर प्रदेश दिवस पर शुरू हुआ। आदरणीय रामभाऊ की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया था और आज पूरे देश के अन्य राज्य भी इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे दो बड़े नेता यहां पर उपस्थित हैं, इसलिए मैं समय की मर्यादा को मानते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर से एक बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति तो कृतज्ञता ज्ञापित करता ही हूं और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे आदरणीय रामभाऊ के प्रति भी कृतज्ञ हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश दिवस की सौगात दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों के बीच में राष्ट्रीय महामंत्री परम आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी अपने विचार रखेंगे। आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी। आदरणीय रामभाऊ नाईक जी,
मेरे मित्र प्रदेश के उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर जी, मेरे मित्र अमरजीत मिश्रा जी, हम सबके सीनियर आदरणीय राज पुरोहित जी, आर्यू सिंह जी, आरडी यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी अन्य साथी और आज इस उत्तर प्रदेश दिवस पर यहाँ सामने और वर्चुअली जुड़े हुए सभी उत्तर प्रदेश के भाई और बहनों, आप लोगों को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी थोड़ा राष्ट्रीय महामंत्री लगता हूं ना। आर्यू सिंह साहब, मैं राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद कोई विषय को लेकर उत्तर प्रदेश में जब प्रवास कर रहा था तो स्वाभाविकता वहाँ जब कार्यकर्ता और फिर कार्यकर्ताओं के आसपास के लोगों से मिलना होता था, अरे मराठा आए, मराठा मतलब महाराष्ट्र के आए, और उत्तर प्रदेश में ये मराठी मानुस महाराष्ट्र के व्यक्ति के प्रति जो एक अलग प्यार है, तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो मराठी आदमी के लिए वहाँ प्यार दिखाई दे रहा है और यहाँ भी उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के बारे में वही प्यार आम आदमी में तो होता ही होता है, लेकिन कुछ जगह पर राजनीति के कारण इस दो में दरार पैदा करने की कोशिश भी हुई, लेकिन लोगों ने कभी ये दरार पैदा होने नहीं दी। और मुझे लगता है कि आखिर उत्तर प्रदेश का आदमी अगर प्रभु रामचंद्र का पूजन करता है तो हम भी करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का करता है तो हम भी करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक एकात्मता जो पूरे देश की है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोई भी कुछ भी चीजें किसी का दिमाग भड़काने का कितनी भी कोशिश करे, लेकिन ये एक अटूट बंधन है। और इसलिए यहाँ महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश दिवस मनाना, मैं मानता हूँ कि उसका एक अलग महत्व है, एक एकात्मता के प्रति ये अपना उठाया हुआ कदम है। और इसलिए आज के इस आयोजन के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। उत्तर प्रदेश के पिछले 5 साल की बातें तो बताने से ज्यादा लोग अनुभव कर रहे हैं। एक तो इतना बड़ा प्रदेश, मतलब मैं सोच नहीं सकता हूं कि इतने बड़े प्रदेश को कोई एक सरकार के इतने विभाग एक जगह से उसको सुचारू रूप से संभालते हुए उसके विकास की ओर उसको ले जाना, और विकास करते समय सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं है, तो वहां के हर आदमी का उसमें विकास हो रहा है, ये महसूस वहां किया जा रहा है। और अभी तो चुनाव का माहौल वहां पर है, और चुनाव का माहौल है तो स्वाभाविकता लोग सवाल पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काबा। अब उत्तर प्रदेश में काबा तो बाबा विश्वनाथ का मंदिर बा, उत्तर प्रदेश में काबा तो प्रभु रामचंद्र का मंदिर बा, उत्तर प्रदेश में काबा तो वाराणसी से जीते हुए सांसद नरेंद्र मोदी बा, उत्तर प्रदेश में काबा तो योगी बा, उपयोगी बा। और इसलिए मैंने वहां घूमते समय अखिलेश जी को एक संदेश भी दे दिया कि बात नहीं बन रही है 22 में, अखिलेश अब कोशिश करो 27 में। बात साफ है, इस देश की जनता, इस देश का लोकतंत्र इतना मैच्योर्ड है कि वो देख रहा है कि क्या होने से, कौन आने से हमारे प्रदेश का, हमारे लोगों का विकास कैसे हुआ है, और वो आज वहां हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। और इसलिए पॉलिटिकली तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार योगी जी ने आदरणीय नरेंद्र जी के नेतृत्व में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का विकास किया है,
तो उस दिशा में ही उत्तर प्रदेश चलेगा, उत्तम प्रदेश चलेगा, उत्तमोत्तम ही होते जाएगा। और हमारे यहाँ से भी जो लोग हम इस उत्तर प्रदेश में योगदान दे रहे हैं, रोजी रोटी के लिए, नौकरी के लिए हम मुंबई, महाराष्ट्र, कुछ लोग दिल्ली, अलग अलग जगह गए होंगे, लेकिन सौभाग्य, जैसे मैं कोंकण से आता हूं, मुंबई में रहता हूं, लेकिन मेरे गांव के विकास के प्रति मैं सोचता ही हूं। और वैसे अगर सोच कोई रखता है तो उसमें स्वाभाविकता वो कोई पाकिस्तान के विकास की सोच नहीं, अपने ही है। और इसलिए उत्तर प्रदेश के विकास में हम सबका योगदान, मैं मानता हूं कि ये जरूरी है। और आज उत्तर प्रदेश दिवस के निमित्त हम सब ने यह तय करना चाहिए कि इस सब विकास की रफ्तार में, इस विकास की यात्रा में हम भी सहभागी हो जाए। इतना ही कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे प्रमुख अतिथि जी अपने विचार व्यक्त करें, उससे पहले उत्तर भारतीयों में भोजपुरी गीत के गायक, दिलों के धड़कन ऐसे सुरेश जी का सत्कार परम आदरणीय राम नाईक जी के हाथों से पुष्पगुच्छ और शाल दे के किया जा रहा है। आदरणीय श्री सीताराम तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित है। निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पर आइए। मित्रों, जैसा अभी अमरजीत भाई ने बताया कि आदरणीय श्री राम नाईक जी जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने तो इतने सक्रिय रहते थे कि ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यही हैं, और ये हकीकत भी यही थी। कोई भी व्यक्ति कभी भी जाता था, राज्यपाल का भवन हमेशा उनके लिए खुला रहता था। ऐसे हमारे राम नाईक जी यहाँ पर अपने विचार, और इन्होंने 2018 में जब वहाँ राज्यपाल रहे तो उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार मनाया गया इनके ही विचार को लेकर के। तो मैं आग्रह करता हूँ कि वो अपने उत्तर प्रदेश दिवस के विषय में विचार रखेंगे। ये माइक बोल रहा है कि सब लोग खड़े होकर बोल रहे हैं, मेरे ओर कोई देखकर नहीं बोल रहा है, तो मैं जरा माइक के ओर देखकर बात करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह मुख्य अतिथि और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री विनोद तावड़े जी, सत्कार मूर्ति और भाजपा मुंबई के उपाध्यक्ष श्री अमरजीत मिश्र जी, इस समारोह के निमंत्रक सर्वश्री आर.यू. सिंह जी, आर.डी. यादव जी, अर्जुन गुप्ता जी और विनय त्रिपाठी जी, समारोह में पहुँचे हुए आमंत्रित विशेष मान्यवर, पत्रकार मित्र और जूम द्वारा जो जुड़े हुए भाई हैं, बहनें हैं, ऐसे सभी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर मैं अभिनंदन देता हूं। और यह एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी मैं उत्तर भारतीय जनता परिषद को धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे कठिनाइयों के दिनों में भी यहाँ सभा भी की, और विज्ञान के आधार पर हम घर घर में भी पहुँच सकते हैं, तो ऐसा एक लंबा जगह पर जाना झूम द्वारा पहुँच रहा है, ऐसा आयोजन करने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आप सबका फिर एक बार अभिनंदन करता हूँ। मेरे पहले वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का इतिहास बताया
वो मैंने लिख कर लाया था, लेकिन वो दोहराने का कोई आवश्यकता है ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन एक बात उसमें समझ में आनी चाहिए, और मैं मेरा ही उदाहरण बताकर आपको बताना चाहता हूँ। हमारा राष्ट्रगीत, जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये बच्चों भी स्कूलों में गाते थे, लेकिन अपनी संसद गाती नहीं थी। मैं जब सांसद बनकर वहाँ गया तो मैंने कहा कि हम सब लोगों को बोलते हैं, बताते रहते हैं कि राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम ही नहीं गा रहे। तो ये फिर मेरी मांग को माना गया और फिर संसद भी वंदे मातरम और जनगण मन गाने प्रारंभ किया। कब? 1992 में। देश आज़ाद हुआ 1947 में, संविधान बना 1950 में, और 42 साल के बाद देश के सांसदों ने संसद में वंदे मातरम गाया। ये कहानी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे नाम पर ऐसी ही बातें लिखी हुई है, क्योंकि यह जो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस बन गया, जिसका इतिहास अभी आपके सामने आया, वह पहले दफे मनाया गया 2018 में। नाम तय हो गया 1950 में, यानी 68 साल के बाद उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश का नाम मिल गया। यह भी मैं मानता हूँ कि मेरे नाम पर ही शायद लिखा हुआ होगा, इसलिए ऐसा होता है। देखिए, केवल समारोह मनाने के लिए नहीं है। मुंबई भी लिखी गई आपके नाम से। हाँ, अभी मुंबई राजपुरोहित जी ने हमको बताया कि मुंबई भी मेरे नाम पर है। मैं अभी मेरे बारे में ही बात करूं या उत्तर प्रदेश की बात करूं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ये बात सही है कि जैसे यहाँ मुंबई मेरे नाम पर हो गई, तो फिर कर्नाटक में बेंगलुरु हो गया, बंगलोर का, मद्रास का चेन्नई हो गया, केरल का त्रिवेंद्रम का अनंतपुरम हो गया। इतना ही नहीं, तो मैं जब उत्तर प्रदेश में था तब इलाहाबाद का प्रयागराज भी जो हो गया वो हमारे कारण ही हो गया। लेकिन यह एक भावनिक बात है। उसके साथ ही साथ जब पहला उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हो गया, इसका उल्लेख भी थोड़ा आया है कि केवल वो आनंद गाना पीना इतने तक सीमित नहीं था। तो उसमें से मुख्यमंत्री योगी जी ने एक ऐसी योजना लाई कि सबको आश्चर्य हो गया। जो सबको मालूम था कि भाई उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार के अच्छे और इसलिए योगी जी ने ये योजना निकाली कि उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, और 75 जनपद में हर जनपद की कोई ना कोई विशेषता है, तो उसका व्यापार के लिए किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, यह बात उन्होंने की। और जिस योजना को नाम दिया एक जनपद एक उत्पाद योजना। अब अंग्रेजी में कुछ लोगों को आदत होती है कि वो अंग्रेजी में भी नाम देते हैं और वहाँ आगे चलाते हैं, तो उसका अंग्रेजी के नाम तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, लेकिन ओडीओपी इस प्रकार से उसके बारे में बोला जाता है। लेकिन आज 4 वर्ष हो गए, ये 5वां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है, और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस में जिसका उल्लेख मैंने किया उद्योगों के बारे में, आपको आश्चर्य होगा उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य देशों में जो चीज़ें जाती है उसका जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वह 4 सालों में 36% उसकी वृद्धि हुई है। इतना बड़ा काम इस छोटे से ये योजना ने किया है, और इसलिए इसका आज के दिन का महत्व है। हाँ, ये बात सही है कि इस समय पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की चर्चा चल रही है, और ये विधानसभा में क्या होने वाला है चर्चा है, और मेरा भी आकलन है। आखिर मैं 5 साल उत्तर प्रदेश में था,
कई गांवों में गया तो आँख खोलकर कान खोलकर सुनता था, बोलता था। और इस भूमिका में मेरा उत्तर प्रदेश का जो आकलन है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जुड़े हुए लोगों को 325 जगह 403 में से 325 मिले। जो थोड़े आंकड़े जानने वाले होते हैं ना, और मुझे भी थोड़ा आंकड़ों के साथ खेल खेलने का आनंद आता है, तो यह 81% है। यानी जब जितनी सीटें जितने 81% जीती, कांग्रेस और समाजवादी दल ने उस समय पर चुनाव साथ में लड़ा था, और चुनाव साथ में लड़ा तो समाजवादी पार्टी को सीटें मिली 47 और कांग्रेस को मिली 7। दोनों मिलकर भी 54 हो जाते हैं, तो ये सब प्रतिशत है 13। केवल 13% सीटें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिली। और एक समय पर जिनके मुख्यमंत्री भी वहाँ थे, बहुजन पार्टी को तो केवल 19 सीटें मिली और अपक्ष को 5 मिली। यानी यह जो उत्तर प्रदेश का 5 साल के पहले का चित्र था, वह चित्र मैंने कितना देखा, तो मैं वहाँ राज्यपाल के नाते गया 22 जुलाई 2014 को, और उस समय पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो मेरे कार्यकाल में उनके सब मिलकर जो दिन हो गए, वह दिन हो गए 970। और फिर जब योगी जी आए तो दिन हो गए मेरे 863। लगभग 50-50% हमारा समय दोनों को। और इसलिए ये 50-50% दिनों में मैंने अखिलेश यादव जी को भी देखा, सुना, उनसे बात भी करता था, और योगी जी को भी मैं सुनता था, उनको बताता था, बात करता था। लगभग 50-50% इस प्रकार का हुआ। लेकिन इसके बीच में सोचने की बात, 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो 2014 में प्रधानमंत्री के बनने के बाद 2017 में विधानसभा का हिसाब आया। फिर 2019 में लोकसभा का चुनाव आया, और उस लोकसभा के चुनाव में पहले से ज़्यादा जगह भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत पर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आगे गई। मतलब उसमें सुधार हो गया। अब सुधार हो गया तो अब लोग कहने लगे कि पहला था इसके लिए आया। अब मोदी जी पहले नहीं, दूसरे बार आगे चुनकर आए। पहले तो मुख्यमंत्री थे, वो अलग बात। लेकिन ये सब होने के पहले दफे ही ऐसा हो गया, ऐसा कहने वालों कर रहे थे। लेकिन उसके बाद बीच में जिला पंचायत का भी वहाँ चुनाव हो गया, और जिला पंचायत का जो चुनाव हो गया जुलाई 2021 में, मतलब अभी 1 साल पूरा होना है। जुलाई 2021 में जो जिला पंचायत का चुनाव आया, उसमें वहाँ जो 75 ज़िले हैं, तो 75 ज़िले में से 67 जिलाओं को उसके अध्यक्ष जो चुने गए वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। मतलब इसको 90% मिले भारतीय जनता पार्टी को, और समाजवादी पार्टी को केवल 5 स्थानों पर, और अन्य पार्टी को केवल 3 स्थानों पर। मतलब विधानसभा चुनाव से और आगे जाकर 90% वोट स्थान भारतीय जनता पार्टी को मिले। और इसलिए आज हम कहाँ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो बात है वो इसके आधार पर हमको ख्याल में आती है। और एक आंकड़े है, इसलिए मुझे थोड़ा बताना में आनंद भी आता है। कोरोना, अब हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कहा जा रहा है कि उत्तर महाराष्ट्र में सबसे अच्छा कोरोना के बारे में काम चल रहा है, बार बार बताते रहते। लेकिन मैं आपको कोरोना के 2 आंकड़े बता देता हूँ।
उत्तर प्रदेश की आबादी महाराष्ट्र से डबल है, लगभग डबल है। तो कोरोना के जो मृत्यु हो गए उत्तर प्रदेश में 23,000 हो गए, और महाराष्ट्र में जो हो गए वो 1,42,000 लोगों का मृत्यु हो गया। और जो अभी नया शुरू हो गया ना, नया शुरू होने के बाद जो स्थिति है वो स्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र में 2,84,000 लोगों को अब कोरोना महाराष्ट्र में हो गया है, और उत्तर प्रदेश में डबल होने के बाद भी केवल 96,000 हो गए। इसका परसेंटेज में आपको बताऊं तो परसेंटेज ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी कोरोना के जो पेशेंट है उनका परसेंटेज है 5, और महाराष्ट्र का परसेंटेज है 13। और इसलिए हम महाराष्ट्र में, मुंबई में यहाँ है, लेकिन किस प्रकार से पिछड़ा हुआ उत्तर प्रदेश कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश, पिछड़े हुए उत्तर प्रदेश ने कोरोना के साथ भी संघर्ष कैसे किया, इसका एक उदाहरण के लिए मैंने बताया आपको। लेकिन मेरा आकलन ये, आंकड़े इतने बताने के कारण ये कि अभी भी विशेषतः अखबारों में होता है कि भाई अभी ये जाति के है और इसलिए उनको वोट देंगे। मेरा ये मानना है कि जाति के आधार पर वोट देने का मामला कभी का समाप्त हो गया है और उसमें बड़ा परिवर्तन आ रहा है। देखिए, यदि जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होता था तो फिर नरेंद्र मोदी वहाँ से कैसे चुनकर आए? यदि जाति के आधार पर चुनाव होता है तो विधानसभा में इतनी बड़ी संख्या में सभी तो जाति के सभी ने मत दिया, इसलिए विधानसभा में इतने ज़्यादा चुनकर आए। और अब जिला पंचायत में भी इतने ज़्यादा चुनकर आए तो सभी वोट देते हैं, और इसलिए जाति के नाम पर जो लोग कुछ अपना अपना सीखने के लिए करते थे, वो जाति को आधार लेकर अब चुनाव नहीं हो रहा है। और इसलिए मुझे लगता है आज जितना मिला है अब तक ये लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और जिला पंचायत चुनाव में, इससे भी और आगे आने वाले जो मतदान है उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को वहाँ समर्थन मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये मेरा आकलन अपने यहाँ दफ्तर में बैठकर लिखा हुआ नहीं, सारे उत्तर प्रदेश में घूमा हूँ और अभी भी जिंदा संपर्क है। इसलिए मैंने ये कहा कि अब विकास के आधार पर यह मतदान किया जा रहा है। अब मैं उसका ज़्यादा बताऊं तो समय बहुत लगेगा। यानी कृषि का क्या क्या विकास हो गया, तो पूछो किसी को कितना चावल खरीद गया 2014 में और कितना चावल खरीद गया अभी। किसान को पूछो, चावल का पूछो, गेहूं का पूछो, गन्ने का पूछो, तो वहाँ जैसे आएगा उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, ऐसे जो विशेष विभाग है। और फिर राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है, चल रहा है, और काशी विश्वनाथ धाम तो बन गया ही है। ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार का परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हो सकता है ऐसा। लेकिन रोजगार एक ऐसी चीज़ होती है कि रोजगार के बारे में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ आए महाराष्ट्र में तो क्यों आए? वो आए रोजगार के लिए। जो पेट में भूख होती है वो भूख के लिए वहाँ नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ आकर कोई फिर अलग अलग प्रकार केला बेचना हो, मछली बेचने से और कई प्रकार के व्यवसाय करते। तो जो आए हैं वो भूख के कारण आए हैं, और जब वहाँ अच्छा बनता है तो यहाँ के झुग्गी झोपड़ी में फिर रहने के लिए आएगा भी कौन? और इसलिए यह जो स्थिति है, यह स्थिति यदि हम देखते हैं तो ये मात्र मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूँ। केवल मैं 2 बातों का आंकड़े बताऊंगा
एक रोजगार की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, और दूसरा उत्तर प्रदेश में नया निवेश आकर क्या क्या बन रहा है, ये दो चीज़ों की मैं आंकड़े बताना चाहता हूँ। अब रोजगार में ऐसा है कि 5 वर्षों में 4,50,000 लोगों को सरकारी नौकरियां मिली है, 4,50,000। फिर 3.5 लाख लोगों को संविदा पर सरकारी नौकरी में रखा है। अब जो निजी निवेश हो गया है, जो बड़े बड़े कारखाने वगैरह शुरू हो गए, उसके कारण अब 1,61,00,000 लोगों को और मौका मिल रहा है। और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं चलती है उसमें से 60 लाख लोगों को रोजगार मिला है। और ये सारी बातें दिखाई देती है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये खाली बात करने की है, और इसका सारा हिसाब करते हैं। एक बीच में जिसको अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट समिट ऐसी हो गई है, और उसमें ऐसी बात आई कि भाई कितना वहाँ दिया गया है, तो ये सारा पैसा जो लोगों ने लगाया है उसके कारण उत्तर प्रदेश में नए रोजगार निर्माण करने की क्षमता जो बन गई है वो 6,87,00,000 इतने नए रोजगार वहाँ निर्माण हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात उसके लिए है। और इसलिए मैंने कहा कि कभी आंकड़ों के हाथ से हम देखते हैं, बोलते हैं, तो ये बात। दूसरी एक बात, वहाँ इन्वेस्टमेंट समिट, वहाँ आकर कौन जाता है? जहाँ बिजली नहीं मिलती है वहाँ कौन लगाने के लिए जाएगा कारखाना? जहाँ पानी नहीं मिलता है वहाँ कैसे? अब उत्तर प्रदेश में बिजली मिल रही है, अब उत्तर प्रदेश में पानी मिल रहा है। ये देखते हुए जो निवेश करने वाले लोग हैं उनका 4 साल के पहले एक इन्वेस्टमेंट समिट करके वहाँ हुई, और उसके इन्वेस्टमेंट समिट के पहले उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास के नंबर वो था 14 देश में जितना अलग अलग राज्य है, और अभी इस समय पर उत्तर प्रदेश का नंबर है 2 14 से 2 पर आए हैं। इतना विकास उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास भी हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह जो बात है वो अपने आप में बड़ी महत्व की है, और उद्योग है, रोजगार है, और बाकी की चीज़ें तो देखने से मिलता है। रास्ता कोई जाता है तो रास्ते देखने। अब यहाँ से कोरोना को बाधित होकर जो गए, तो जो रेलवे स्टेशन में उतरे वहाँ से उनको 1 महीने का अनाज देकर उसके घर में पहुँचाया। अपना आदमी भी, रिश्तेदार को भी कोई ऐसा नहीं करता है। इस प्रकार की व्यवस्था योगी जी ने की थी। और इसके लिए मैं जब बना राज्यपाल, और मुझे वहाँ के पत्रकारों ने पहले दिन पूछा शपथ लेने के बाद कि आप क्या करेंगे, आपका एजेंडा क्या है? तो मैंने कहा भाई अभी मैं आया हूँ, मुझे देखना दो, पहचान। लेकिन मैंने एक बात कही उनको कि भाई उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहते हैं, मैं ये देखना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश ये उत्तम प्रदेश होगा। अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तो बन गया है, सर्वोत्तम बनाने क्या 2 नंबर है, केवल 1 नंबर और प्राप्त करना है। और ये काम उत्तर प्रदेश में होगी। और इस भूमिका में यदि काम होता है चुनाव में, और मुझे विश्वास है कि इस पद्धति से काम होगा, और विकास के आधार पर उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। और ऐसे समय पर हम क्या कर सकते हैं इसका भी विचार करना चाहिए। यानी पहले तो ऐसा था कि किसी को टेलीफोन पर बताना है तो यहाँ से टेलीफोन करना है उत्तर प्रदेश में, अपने गांव में, समझो वहाँ पहले टेलीफोन है या नहीं है ये बात थी। अब है तो इमरजेंसी फ़ोन लगाओ, अर्जेंट फ़ोन लगाओ। अब तो सीधा मोबाइल उठाओ और लगाओ, बात करो। यहाँ भी मोबाइल और वहाँ भी मोबाइल है, मजदूरों के पास भी मोबाइल है। और इसलिए जो आप यहाँ है और आपके माध्यम से जो परिचित लोग हैं उनको आप यहाँ बैठे बैठे भी बता सकते हैं कि भाई इस समय पर, गए समय पर
अच्छे ढंग से वो वोट आप लोगों ने दिए हैं, लेकिन इस समय पर उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए और मेहनत आपने करनी चाहिए। इस प्रकार का आज संकल्प यदि हम करते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाने का एक अर्थ हो जाता है। ऐसा संकल्प आप सब लोग मिलकर करें और हम देखेंगे कि जब फैसला आ जाएगा तो अभी जो 5 साल के पहले जितने लोग आए उससे अधिक मात्रा में लोग आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन बचे हुए दिनों में हमने प्रयास करने चाहिए, वो सब प्रयास करें। इन शब्दों के साथ फिर एक दफ़े मैं आपको, सामने बैठने वाले को और जो लिंक के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ और उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने ऐसी कोशिश करता हूँ।